हाय, वेलकम बैक। आई होप आपकी दीपावली काफ़ी मस्त जा रही है फैमिली के साथ। लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि एक साईफाई मूवी तो लेके आओ, तो मैं आज एक साईफाई डिजास्टर मूवी लेके आई हूँ, ग्रीनलैंड, जो हाल ही में रिलीज हुई थी। मूवी की कास्ट है जेराल्ड बटलर और मोरेना बेकरीन। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम जॉन यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो मशहूर आर्किटेक्ट था। अटलांटा जॉर्जिया में रहता था। अपनी पत्नी एलिसन और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों भी अलग अलग रह रहे थे। और अगले दिन उनके बच्चे नेथन की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए उसे आज घर जाना था। काफी दिनों के बाद वो घर पहुंचता है और एलिसन को देखता है। दरअसल यहाँ पे दोनों भी अपने बीच के इश्यूज भुला के रिलेशन को एक और चांस दे रहे थे, इसीलिए थोड़ा ऑकवर्डनेस था। नेथन भी अपने पिता जॉन को देख के काफी खुश होता है और नेथन अपने पिता को आने वाले कॉमेट के बारे में बताता है। इस कॉमेट को क्लार्क कहा जाता है और ये काफी बड़ा और तेजी से और अर्थ के काफी नजदीक से गुजरने वाला था। टीवी, रेडियो, हर जगह इसी कॉमेट के बारे में बताया जा रहा था कि अगले 2 दिनों में ये अर्थ पे गिरेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट शायद इतना भी बड़ा नहीं होगा। ये सोच के लोग ज्यादा टेंशन में नहीं थे। अगले दिन जॉन नेथन के बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाता है मॉल के बाहर। वो देखता है कि बहुत ज्यादा मिलिट्री जेट उड़ रहे थे। रास्ते में भी मिलिट्री की भीड़ लगी हुई थी। मॉल जाके ये सामान लेने लगता है और तब भी अचानक से उसके फोन पे प्रेसिडेंशियल अलर्ट ऐसा मैसेज आता है। थोड़ी देर के बाद एक फोन आता है जिसमें प्री रिकॉर्डेड अलर्ट मैसेज था। जॉन, उसकी पत्नी और उसका बेटा चुने गए हैं एक इमरजेंसी शेल्टर के लिए। रात तक उन्हें नजदीकी मिलिट्री बेस कैंप तक पहुंचना है और वे लोग इन तीनों को एक सीक्रेट इमरजेंसी शेल्टर पे लेके जाएंगे। ये सेम मैसेज उसके टीवी पे भी प्ले हो रहा था उसी टाइम पे, लेकिन एलिसन देख नहीं पाती। अब ये टेंशन में कैसे तैसे घर आता है सामान लेके। तब तक आसपास के सारे लोग बर्थडे पार्टी के लिए आ गए थे। उसी समय टीवी पे बताया जाता है कि कॉमेट कई सारे फ्रेगमेंट यानी हिस्सों में बटा हुआ है और आने वाले 2 दिनों में ही ये सारे फ्रेगमेंट अर्थ से टकराने वाले हैं और सबसे आखिरी और बड़ा हिस्सा 2 दिन के बाद वेस्टर्न यूरोप के यहाँ पे टकराएगा, जिसके कारण शायद इंसान मारे जा सकते हैं। अब ये सुनते ये सारे लोग डर जाते हैं और तभी एक फ्रैगमेंट बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र में गिरता है। टीवी पे इनको कोई भी इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर सारे पंछी भाग रहे थे और यही देखने के लिए जॉन बाहर जाता है तो इन लोगों को रियल लाइफ इम्पैक्ट महसूस होता है, क्योंकि इतनी भयानक शॉक वेव आती है कि घर की सारी चीजें टूट जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ये एक छोटा फ्रैगमेंट था। अब अगर ये छोटा होकर इतना बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है तो सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि अगले 2 दिनों में ऐसे ही फ्रैगमेंट्स गिरने वाले थे। और दोस्तों, तभी वापस इसके फोन और टीवी पे वही रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई और दिखाई देने लगता है कि इसकी फैमिली चुनी गई है एक सीक्रेट शेल्टर के लिए और जॉन को एक QR आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है ताकि उसकी फैमिली की पहचान हो। अब ये देखने के बाद लोग भड़क जाते हैं कि इसे ही क्यों चुना गया और अपने अपने घर चले जाते हैं। और तभी थोड़ी देर में ये लोग अपनी बैग पैक करके निकलने ही वाले थे। नेथन टाइप 1 डायबिटीज था, इसलिए उसकी मेडिसिन काफी जरूरी थी। जब ये लोग कार से निकलते हैं तब इनकी नेबर काफी रोने लगती है कि प्लीज मेरी बच्ची को लेके जाओ, लेकिन नेथन नहीं लेके जा सकता था क्योंकि वो चुनी नहीं गई थी। ये लोग मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर इन्हें पता चलता है कि इनकी इंसुलिन की बैग कार में ही रह गई है। इसीलिए जॉन मेडिसिन वापस लेने के लिए कार में जाता है और वो एलिसन को कहता है कि तुम जाके प्लेन में बैठ जाओ और मुझे मैसेज करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। थोड़ा समय बीत जाता है और एलिसन पैनिक होने लगती कि अभी तक ये क्यों नहीं आया और ये आखिरी प्लेन तो नहीं है, अब मैं क्या करूं। इसीलिए काफी सोचने के बाद वो एक ऑफिसर को सारी सिचुएशन बताती है, कहती कि अगर मेरा हस्बैंड आएगा तो प्लीज उसे बताना मैं इस प्लेन में जा रही हूँ। लेकिन मेडिसिन का नाम सुनते ही वो ऑफिसर एलिसन और नेथन को अलग लेके जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी पेशेंट इस प्लेन में अलाउड ही नहीं था। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे जॉन अपने कार में जाता है और मेडिसिन लेके वापस आता है और चेकिंग के यहाँ पे इन दोनों को भी ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलते। तो इसे लगता है कि शायद ये लोग प्लेन में जाके बैठ गए होंगे, इसलिए वो प्लेन की तरफ उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। तो यहाँ पे एलिसन और नेथन को एंट्री बैन कर दी जाती है और बेचारी एलिसन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज उसे जाने दीजिए, उसका पति ऑलरेडी प्लेन में बैठा हुआ है। अब ऑफिसर मान जाती है और जॉन नाम के पेशेंट को वो लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन तो प्लेन में था नहीं, इसीलिए एलिसन को वापस जाने के लिए कहती है और एलिसन काफी रोते हुए एयरपोर्ट से बाहर आती है।
तो जॉन काफी टेंशन में आसपास देखने लगता है और एक प्लेन में चढ़ जाता है सोच के कि वो इसी प्लेन में रहेगी। लेकिन तभी मेडिसिन का बॉक्स इसके हाथ में देख के एक आदमी से पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन के बॉक्स के साथ अलाउड कैसे किया, क्योंकि किसी भी तरह के पेशेंट को प्लेन में ये लोग अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। मेरी बहन को भी निकाल दिया था। अब ये जानने के बाद जॉन को समझ आता है कि ये प्लेन में नहीं होगी, इसे तो बाहर निकाल दिया है, इसीलिए ये बाहर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पता चलता है कि यहाँ पे पूरी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ब्रीच कर दी गई है और हजारों संख्या में लोग इस प्लेन में चढ़ने के लिए आ रहे हैं, इस आने वाले प्रलय से बचने के लिए। इसलिए मिलिट्री वाले अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इसी गड़बड़ी में प्लेन का फ्यूल लीक हो जाता है और थोड़ी देर के बाद गोली लगे दोस्तों इस पूरे एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यानी वो कॉमेट इन्हें डिस्ट्रॉय करने से पहले ये खुद ही मर रहे हैं। अब ये ब्लास्ट देखने के बाद एलिसन एंड जॉन दोनों भी टेंशन में आते हैं कि उनका पार्टनर कहाँ होगा। एलिसन घबराती हुई अपने कार के पास जाती है और वो कार पे एक नोट छोड़ जाती है कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, प्लीज मुझे वहीं पे आके मिलो। और वे लोग निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जॉन भी टेंशन में इन्हें इधर उधर ढूंढते वक्त अपने कार के यहाँ पे आता है और वो उसे नोट मिलता है और वो काफी भावुक होता है कि उसकी फैमिली जिंदा है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। एलिसन नेथन को लेकर एक मेडिकल की शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ पे लूटर्स आके काफी फायरिंग करते हैं, इसीलिए डरते हुए ये निकल जाती है। बाहर ही उसे कपल दिखता है जिनसे काफी रिक्वेस्ट करके वो लिफ्ट लेती है। उसे अपने पिता के घर लेक्सिंगटन कॉन्टनी जाना था। वो कपल उन्हें नजदीकी लोकेशन में छोड़ने का वादा करते हैं और बातों बातों में एलिसन उन्हें बताती है कि वो लोग भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन कोई भी पेशेंट अलाउड नहीं था, इसीलिए हमें वापस आना पड़ा था। अब ये सुनते ही वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो मानो पागल सा होता है। वो कहता है कि नहीं, इस बच्चे को तो जाना चाहिए था, बचना चाहिए था। मैं इसे अगले बेस कैंप में लेके जाऊंगा और मिलिट्री के लोगों को इसे लेना ही पड़ेगा। ये सुनते ही एलिसन कहती कि नहीं प्लीज मुझे मेरे पिता के यहाँ पे छोड़ दो। तो थोड़ी देर के बाद गाड़ी रोक के एलिसन को कार से निकाल देता है सीधा। बेचारी एलिसन रोते हुए पागलों की तरह रास्ते पे मदद मांग रही थी। यानी तीनों भी फैमिली मेंबर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जॉन एलिसन को कॉल करने के लिए एक छत पे जाता है जहाँ पे लोग पार्टी कर रहे थे, क्योंकि सब लोग मरने वाले इसलिए। देखते ही देखते फ्रैंक का एक सेगमेंट आके दूर पे गिर जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यानी आसपास की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक थी और जॉन को टेंशन आने लगता है कि उसकी फैमिली कहाँ पे है। वो नीचे आता है तो वहाँ पे उसे कुछ माइग्रेंट्स की कार दिखाई देती है जो कि कनाडा जा रही थी। उसी में जॉन बैठ जाता है ताकि एलिसन के पिता के घर जाए। उसके साइड में उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम कॉलिन था। वो उसे बातों बातों में बताता है कि उसकी माँ जो डॉक्टर है वो भी सिलेक्ट हुई थी। यहाँ पे यूएस आर्मी और गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए उन्होंने 2 वीक पहले से ही ये लॉटरी सिस्टम निकाला है। कॉलिन के कुछ दोस्त पायलट हैं और उन्होंने ही यूएस के जेट को फ्लाई होते हुए देखा था और उन्हें ट्रैक किया। यूएस मिलिट्री ने ग्रीनलैंड में कुछ बंकर्स बनाए हैं और वहीं पे इन सारे सर्वाइवर्स को लेके जा रहे हैं। लोगों को उनके प्रोफेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है। अब जॉन आर्किटेक्ट था। पूरी तबाही के बाद बिल्डिंग्स एंड टावर्स बनाने के लिए जॉन जैसे लोगों की मदद चाहिए थी, इसीलिए उसे सिलेक्ट किया गया था। कॉलिन आगे कहता है कि हम सब लोग भी अभी कनाडा ही जा रहे हैं। वहाँ से जो मेरे पायलट के दोस्त है वो हमें ग्रीनलैंड लेके जाएंगे और हम भी उस बंकर में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब वहां पहुंचने पर आर्मी हमें एंट्री देगी कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हमें वहां पे जाना जरूरी है। वो जॉन को भी आने के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना करता है कि मुझे अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढना है। तो कॉलिन से बताता है कि आखिरी फ्लाइट कल रात को है, अगर तुम आ सकते हो तो ज्वाइन करो हमें। लेकिन तभी कुछ लोग जॉन के ऊपर हमला करते हैं क्योंकि वो चुने हुए लोगों में से था एंड गया नहीं। अब इस फाइट में कॉलिन भी आ जाता है और इन तीनों को भी कार से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जॉन उस आदमी को मार देता है। लेकिन इस फाइट में कॉलिन भी मारा जाता है। तो दूसरी जगह पे वो कार वाला पागल आदमी अपने पत्नी से कहता है कि भगवान ने हमें एक और चांस दिया है, अब ये बच्चा हमारा है। और वो मिलिट्री के अगले कैंप के यहाँ पे पहुंच जाता है और उन्हें पता नहीं लगता है कि ये मेरा बच्चा है। देखो इसके रिस्ट पे बैंड भी है, हमारा बैंड किसी ने चोरी किया है, प्लीज हमें अंदर आने दो। लेकिन नेथन रोते हुए कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। अब ऑफिसर्स ये सुनते ही नेथन को अलग से लेके जाके नर्सिंग कैंप में रखते हैं। यहाँ एलिसन को कुछ लोग लिफ्ट देते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो उसी कैंप में पहुंच जाती है और आसपास के सारे सोल्जर्स मिलिट्री के लोगों को रोते हुए नेथन के बारे में पूछती है। और थैंकफुली एक ऑफिसर उसे बच्चों के कैंप में लेके जाता है और उसे नेथन मिल जाता है, जिसे इंसुलिन और खाने पीने की दवाइयाँ, नर्सिंग सारी चीजें दी गई थी। एक नर्स आती है उसे कहती कि हम आपको फैमिली के कैंप में पहुंचाएंगे।
लेकिन वो उसे मना करती है, कहती है कि प्लीज मुझे मेरे पिता के घर जाना है। तो वो नर्स इसके लिए आर्मी की एक बस अरेंज करती है जो कि नजदीकी उसे छोड़ देगी, और उसी के लिए एलिसन उसे थैंक यू कहती है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी वो इंसानियत की तरह ही लोगों की मदद कर रही है। एलिसन उस बस में बैठ के निकल जाती है। तो दूसरी जगह पे जॉन बेचारा वही रास्ते में था और एक रैंडम घर में वो घुस जाता है। थोड़ा खाना और पानी लेके वो टीवी ऑन करता है और पता लगता है कि कॉमेट धरती से टकराने के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। उसी घर की कार लेके वो एलिसन के डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकल जाता है और थोड़े ही समय में दोस्तों वो उसके पिता के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे एलिसन और नेथन नहीं पहुंचे थे। वो टेंशन में आ जाता है कि क्या हुआ है, रास्ते में इनको कुछ हुआ तो नहीं। एलिसन के पिता भी इसी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन तभी एलिसन का उन्हें फोन आता है। आर्मी की बस ने उसे नजदीक में ही छोड़ा था और ये दोनों भी उन्हें लेने के लिए जाते हैं और फाइनली एलिसन और नेथन जॉन से रीयूनाइट होते हैं। शांति से घर आते और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अभी पूरी दुनिया का जो होगा वही अपना नसीब होगा, और टीवी पे न्यूज देखने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन को कॉलिन की वो बात याद आती है कि कनाडा से भी कुछ पायलट ग्रीनलैंड जा रहे हैं और उनकी आखिरी फ्लाइट आज रात को है। वो एलिसन को ये बताता है और वो भी जाने के लिए राजी होती है, लेकिन उसके पिता आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपना आखिरी वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताना था, तो ये तीनों भी उन्हें इमोशनल गुड बाय करके निकल जाते हैं। ये लोग ऑलरेडी नॉर्थ में ही थे, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कनाडा जाने के लिए। लेकिन एक जगह पे इन्हें काफी ट्रैफिक मिलता है और अचानक से अलर्ट आने लगते हैं कि यहाँ पे अभी फ्रैगमेंट गिरने वाला है। और देखते ही देखते दोस्तों काफी सारे आग के गोले यहाँ पे गिरने लगते हैं। आसपास लोग जलने लगते हैं, गाड़ियों का ब्लास्ट होने लगता है। ये देखते हुए ये तीनों भी डर जाते हैं और कार एक जंगल की तरफ मुड़ते हैं। जंगल के रास्ते ये लोग आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम था और जलती हुई कार में कुछ लोग कैद थे। उन्हें जॉन बचाने के लिए जाता है। आगे ये लोग दूसरी कार लेके कनाडा की तरफ जाते हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर ही दूर था। कुछ ड्राइव करने के बाद ये लोग कनाडा के उस टाउन में पहुंच जाते हैं। उसे कुछ जेट उड़ते हुए दिखाई देते हैं और कैंप के अंदर आने पर उसे आखिरी प्लेन वहां से निकलते हुए दिखाई देता है। तो वो सीधा अपने कार को प्लेन के सामने ही रनवे पे लाता है। ये देख के पायलट तो रुक जाता है और बाहर आगे इनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है और ये लोग फाइनली अपना प्लेन बोर्ड करते हैं। अब दोस्तों अगली सुबह तक ये लोग ग्रीनलैंड तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉमेट का जो आखिरी सेगमेंट था वो स्ट्राइक होने ही वाला था और तभी इतनी शॉकवेव जनरेट होती है जिसके कारण ये प्लेन एक जगह पे क्रैश हो जाता है। अब ये सारे लोग जब पहाड़ी के ऊपर आते हैं तब सामने ही उन्हें एयरबेस का बंकर दिखाई देता है। मिलिट्री को इशारा करते हैं और उनका एक ट्रक आज सारे लोगों को बंकर में लेके जाता है। जैसे ही कॉमेट का आखिरी सेगमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, जोरों जोरों से भूकंप आने लगते हैं। यहाँ पे तीनों को एक सेफ जगह मिलती है और तीनों भी अपने आखिरी पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहां आखिरी पलों में अपने फैमिली की खूबसूरत यादें देखता है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये तूफान की बाद की शांति थी जहां दुनिया में कोई भी शहर बचा नहीं था। पूरी दुनिया तबाह होने के बाद इतनी ज्यादा राख यानी एशेस पैदा हुए थे कि धरती के सारे एनवायरनमेंट में सिर्फ एशेस ही थे। सन भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम मूवी को फास्ट फॉरवर्ड 9 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे ये सारे एशेस जो है वो सेटल होने लगे थे इस एनवायरनमेंट में और इस बंकर का डोर ओपन कर दिया जाता है और सामने इन्हें धुंधला सा सूरज दिखाई देता है। बंकर के सारे लोग बच गए थे। सब लोग बाहर निकलते और पता लगता है कि पूरे वारदात में सिर्फ पंछी बच गए थे। हम ऊपर से अर्थ को देखते हैं जहाँ पे भी कॉमेट के फ्रैगमेंट गिरे हुए थे, वो एरिया ग्लो कर रहा था। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतने ही लोग नहीं बचे थे, और भी लोग थे। तभी ग्रीनलैंड बेस से बाकी बंकर्स और उनके सर्वाइवर्स को कांटेक्ट किया जाता है। तो यूरोप में कुछ लोग थे और दिल्ली में भी एक बंकर बनाया गया था जहाँ पे कुछ गिने चुने इंडियंस थे, वो बच गए थे और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये सारे मूवीज को देखते हुए मुझे यही लगता है कि अपने अपने घरों के नीचे ना बंकर तो बनाना ही चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।